नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव में कम आई सीटों को लेकर मंथन कर रही है। यूपी को लेकर जबरदस्त हलचल तेज है। हार के कारणों की समीक्षा रिपोर्ट पीएम मोदी को भी सौंप दी गई है। तो वहीं उपचुनाव को लेकर भी हलचल काफी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस यूपी चुनाव में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। संभावना है कि सपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। तो सपा कांग्रेस के बीच में क्या फॉर्मूला तय हुआ है बताएंगे आपको। पर हरियाणा में चुनाव से पहले बड़ा विस्फोट हो चुका है। हरियाणा में इंडी गठबंधन टूट चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। तो वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो शरद पवार ने अजित पवार की घर वापसी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे भी काफी हलचल बढ़ गई है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, यूपी में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, उसको लेकर लगातार बैठक और मंथन चल ही रहा था, लेकिन आज पीएम मोदी के पास भी हार की समीक्षा रिपोर्ट पहुंच गई है। उस रिपोर्ट में क्या क्या है? देखिए, समीक्षा रिपोर्ट तो बहुत सारे कारणों को गिनाया। 15 पेज में करीब 15 कारण बताए गए, लेकिन ये कारण जो है वो वैसे कारण है जिसके बारे में सब लोग जान रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात हो गई? 40,000 कार्यकर्ताओं से आपने बातचीत की और वही पुरानी बातें कि अग्निवीर की वजह से हो गया, तो संविधान के ऊपर जो कमेंट आया उसकी वजह से हो गया, तो कार्यकर्ता नाराज थे, तो प्रशासन का बहुत ज़्यादा जो है रवैया ठीक नहीं रहा, तमाम तरह की ये सारी चीज़ें। मुख्य बात तो बताई नहीं गई। मुख्य बात 3-4 है। एक, उम्मीदवारों का चुनाव कैसे हुआ, किस आधार पे टिकट काटे गए और किस आधार पे टिकट दिए गए। राजपूत नाराज है। अरे भाई, राजपूत नाराज है, सबको मालूम है। ये कारण नहीं है। ये तो आप बता रहे हो कि ये हो रहा था। कारण तो तब सही होगा कि किसकी वजह से, क्यों राजपूत नाराज हुए। कार्यकर्ता नाराज है, सबको मालूम है। उसके लिए रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता क्यों नाराज है ये बताना था ना, कि भाई जो उम्मीदवारों को पैसे गए, जो रिसोर्सेज दिया गया, कार्यकर्ताओं तक पहुंचा। ये पता किया इस रिपोर्ट में कि भाई ये जो हारे हुए जो उम्मीदवार हैं, इसमें से कितने थे जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बदतमीजी से बातचीत कर रहे थे, घमंड आसमान पे था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जब आप विश्लेषण करने बैठते हैं तो विश्लेषण जो है वो पर्दे में छिपा के नहीं होता। जब तक आप रियल कारण को आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे, आपकी रिपोर्ट ऐसी है तो उस रिपोर्ट के आधार पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदार हो गए। भाई सवाल यह है कि भाई उम्मीदवार हारे, उम्मीदवारों का चयन कैसे हुआ, किसने चयन किया। और एक सवाल, कड़ा सवाल जो हर कार्यकर्ता बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि बहुत सारे जगहों पे उम्मीदवारों ने न पैसे खर्च किए, पैसे इसलिए नहीं खर्च करते भाई टिकट लेने में हमने पैसे दिए। तो ये सारी चीजें भी बीमारियां आ रही है। दिक्कत क्या है कि सारे लोग इस बात से सैंगुइनली बैठे हुए थे, क्या टिकट मिल गया, योगी जी और मोदी जी हैं वो जिता देंगे। मोदी जी जहां जाएंगे, योगी जी जहां जाएंगे, वहां तो जीत तो पक्की है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये सारी चीजें हो रही है। अब हार के बाद अकल ठिकाने आ रहा है तो इसका कोई माने मतलब नहीं है। एक्शन होना चाहिए। जो अंदर से जिन लोगों ने गड़बड़ की, जैसे चुनाव प्रत्याशी के चयन प्रक्रिया में जिन लोगों ने दखलंदाजी की, उसके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रिसोर्स आवंटन का जिसके ऊपर जिम्मेदारी था उसके ऊपर होना चाहिए। कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई उसके ऊपर होना चाहिए। कौन कौन माल खा के बैठ गया उसके ऊपर होना चाहिए। किन किन लोगों ने कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुद्दे गिनाने के लिए 1001 होते हैं। सरकार है तो मुद्दे उनके खिलाफ होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चुनाव जीतते हैं।
क्या मुझे कोई इस सवाल का जवाब देगा कि जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, क्या ये मुद्दे, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, संविधान बदलने का हो, ये तमाम, ये मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो रहा था, उड़ीसा में लागू नहीं हो रहा था, बिहार में लागू नहीं हो रहा था, दिल्ली में लागू नहीं हो रहा था, उत्तराखंड में लागू नहीं हो रहा था, हिमाचल में लागू नहीं हो रहा था। ये बेकार की बातें हैं। ये ढकने छिपाने वाली रिपोर्ट से कोई फायदा किसी को नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्ट आई है तो एक्शन भी होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव में कोई रिस्क तो नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन बात विपक्ष की करें तो कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पे ये प्रेशर बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन आज ये खबर सामने आ रही है कि गठबंधन तो होगा, लेकिन 3 सीटें सपा जो है वो कांग्रेस को देने के मूड में। क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, ये जो खबर आ रही है ये भी प्रोपेगेंडा खबर है। अभी अखिलेश यादव की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है कि आपको 3 सीटें देंगे। 4 सीटें मांग रहे हैं, 3 सीटें आपकी झोली में रख देंगे। कांग्रेस अखिलेश यादव पर ये कोई प्रेशर बनाने की औकात अभी उत्तर प्रदेश में नहीं रखती है। इसलिए ये मीडिया का इस्तेमाल आजकल कर रही है कांग्रेस पार्टी का पूरा आईटी सेल। ये सोचते हैं कुछ पत्रकारों को पैसे खिलाओ और उसके बाद पहले ही ये खबर चलवा दो कि 4 सीटें की मांग की जा रही है, 10 में से 5 सीटें मांग रहे हैं, और उसके बाद कुछ कम होते होते 2 सीटें तो मिल जाएगी। तो 4 से 1 दिन में अचानक से 3 सीटों पर आ गए। अभी तक ऑफिशियली न कांग्रेस को कोई नेता बोल रहा है, न ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम 3 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए दे रहे हैं। इसीलिए अभी जो पूरा का पूरा मीडिया है जो इसी प्रोपेगेंडा पर चल रहा है कि योगी और मोदी के बीच, योगी और शाह के बीच झगड़ा करवा दो उत्तर प्रदेश में, ये परसेप्शन क्रिएट करो कि अब तो योगी के ऊपर सारी जिम्मेदारी जाएगी हार की। ये नहीं कोई कह रहा कि योगी के कारण 2019 में 63 सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी को आ गई। ये 2017 में योगी मुख्यमंत्री बनते हैं, 19 में चुनाव होता है और 63 सीटें आती है, 22 में चुनाव उत्तर प्रदेश का होता है, फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन रिपीट करती है विधानसभा चुनाव में, ये जीत जाते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 साल में क्या ऐसा हुआ कि ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई योगी की, और ये जो 2-4 निकम्मे बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, भूपेंद्र चौधरी आकर यहां पर रिपोर्ट सौंपेंगे, केशव प्रसाद मौर्य रिपोर्ट सौंपेंगे, जो अपनी विधानसभा सीट तक नहीं बचा पाया, जिसे डिप्टी सीएम बनाया गया उसके बावजूद, और वो अपने कम्युनिटी का वोट कन्वर्ट नहीं करवा पा रहे, ओबीसी का काट खेल रहे। संगठन बड़ा है सरकार से संगठन बड़ा है, संगठन से ही सरकार बनती है, लेकिन सरकार की नीतियों से संगठन मजबूत होता है। और ये चीज अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये छटनी होगी। विपक्ष के नेता भी इसी दांव में लगे हैं। अखिलेश यादव को देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं 100 लेकर आओ सरकार बनाओ। ये 100 लेकर आओ भारतीय जनता पार्टी में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कांग्रेस नहीं है कि जो बाहर गए वो भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद जो बाहर जाने वाले उससे ज्यादा मजबूत हुए। एक भी उदाहरण नहीं है। शंकर सिंह वाघेला से लेकर कीर्ति झा आजाद से लेकर अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू तक, सारे यहां से बाहर जाने के बाद वही हाल हो जाता है, न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। इसलिए अभी स्थितियां उत्तर प्रदेश में चल रही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी को जवाब मिलेगा, और योगी ये पूरा प्लान बना के रखे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ ने तो छटनी की लिस्ट भी बना ली है। लेकिन आज भगवत मान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दम बचा कहां? दम है कहां जो दम पे लड़ेंगे? भाई ये बता दो कि कितनी जगह आप हरियाणा के अंदर अपनी जमानत बचा पाओगे। दिस इज द रियलिटी। ये मीडिया में प्रचार करके, ये करके भगवंत मान ने कह दिया। भाई जेल का कोई आज लेटर वेटर नहीं पढ़ा इन लोगों ने। मुझे लगा कि कोई आज लेटर वेटर आएगा कि भाई अंदर से उन्होंने हरियाणा के लोगों से अपील की है ना। महात्मा गांधी बैठा हुआ जेल के अंदर। ये बेकार की बातें हैं। कोई गठबंधन था नहीं, कोई गठबंधन है नहीं, ना आगे इन लोगों के बीच कोई गठबंधन होने वाला है। हरियाणा में इन लोगों को क्या लगा कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? और भगवंत मान आकर के बोल रहे हैं
कि भाई कोई गठबंधन नहीं करने वाले। भाई पंजाब में गठबंधन था तुम्हारा, दिल्ली में था, वो तो टूट गया। ये गठबंधन की बात ही कहां से उठ रही है? गठबंधन तो वो होता है कि जहां वैचारिक समावेश भी हो, जहां सांगठनिक समावेश भी हो। या तुम्हारा पूरा का पूरा कुनबा दिल्ली में सिमट गया। यहां दिल्ली में लोग जो है जिसके साथ तुम्हारा गठबंधन, जिसके साथ गठबंधन बनाने के चले थे दिल्ली के अंदर में, वही कह रहा है कि तुम्हारा नेता चोर है, वो कह रहा है कि घोटालेबाज है, जेल के अंदर इसको सड़ने रहने देना चाहिए। ये आपके काउंटर पे काम कर रहा है, आप वहां चंडीगढ़ में बैठ कर कह रहे हो भाई हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। भाई कहां से बात ये लोग बोलते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हरियाणा में तो दम था नहीं, जो आपका सबसे बड़ा लीडर था वही आपके खिलाफ चल रहा है। भाई स्वाति मालीवाल का एक्स हस्बैंड, उसने ही पूरा गठबंधन, वो पूरा आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा के अंदर में मजबूत किया था। वो चमचागिरी नहीं कर पाया तो निकाल के बाहर कर दिया उसको। तो ये तो दिक्कत है ना। तो ऑल द बेस्ट। मैं तो बस इंतजार यही करूंगा कि जब नतीजे आएंगे तो ये पता करना जरूरी रहेगा कि आम आदमी पार्टी के जितने उम्मीदवार थे किस की जमानत किस की जमानत बच गई। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार ने अजीत पवार की घर वापसी को लेकर जो संकेत दिया है, वो न्योता दे रहे हैं या बुला रहे हैं या कुछ चल रहा है? उनके बयान को जरा समझाइए। देखिए, शरद पवार एक शातिर राजनेता रहे हैं और आज भी उनकी शातिरता बुढ़ापे में भी खत्म नहीं हो रही है। इसलिए वो ऐसे बयान देते हैं, मीडिया वाले से बयान दिलवाया जाता है, ये पूछवाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछना, इसके जवाब में हम ऐसी बात करेंगे। क्योंकि शरद पवार के बारे में जो चीज़ें अभी चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, और अभी छगन भुजबल की उनके मुलाकात हुई और शरद पवार अचानक से कहने लगे कि भाई ये लोग तो हमारे पास आ रहा है सेटलमेंट के लिए, कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा कोटा, ओबीसी कोटा, इन लोगों के आंदोलन को शांत करने वाले सबसे बड़े नेता आप ही हैं। तो क्या आप ही भड़का रहे थे? क्या आप ही आग लगा रहे थे? यही ऐसा स्टेटमेंट था जिसके आधार पर शरद पवार को जांच में शामिल होना पड़ा था, सवाल का जवाब देना पड़ा था जब मालेगांव में हंगामा हुआ था। और इसी के कारण कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई भगवा लोगों का हाथ है, हिंदुत्व ब्रिगेड का हाथ है। इसी तरीके से आज ये कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और मीडिया में प्लांट की जा रही है खबर कि अजीत पवार तो महाराष्ट्र में फेल हो गए पूरी तरीके से, शरद पवार से अलग हुए और फेल हो गए, उनका रिकॉर्ड बेकार हो गया, खराब हो गया। किस आधार पर? 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 सीट जीत गए लोकसभा में। अगर लोकसभा में 1-2 सीटें और जीत जाते तो बड़ी सफलता हो जाती, अगर 1 ही सीट जीत पाए तो सफलता नहीं हुई। यह नहीं कहा जा सकता। 25% सीटें अजीत पवार ने जीती है। उसी तरह एकनाथ शिंदे का भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। पहली बार ये लोग अपने दम पर पार्टी बनाए और फिर आगे भविष्य में देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है राजनीति में कि आपने पार्टी बनाई और 3 महीने के अंदर ही चुनाव में आप बेहतर तरीके से सफल हो जाए। अभी वो लंबी पारी खेल रहे हैं अजीत पवार। अभी शरद पवार के आगे के जो रणनीति है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो अभी तोड़फोड़ छोटे मोटे स्तर पर कर रहे हैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले को स्थापित करने के लिए, क्या शरद पवार के थोड़े से कमजोर होते ही, यानी कि उनका स्वास्थ्य जिस तरह से है, अभी बोल नहीं पाते सही तरीके से, कुछ दिन के अंदर जो पहले ये कह रहे थे कि एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, कुछ दिन के बाद रिटायरमेंट लेंगे तो सुप्रिया सुले के परिवार के 2-3 लोग, रोहित पवार अगर साथ में रह जाए, उसके अलावा कोई एक नेता एनसीपी का नहीं है जो उनके साथ रहेगा। सारे के सारे अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। इसलिए ये पूरी तरीके से फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर की जा रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हलचल काफी तेज है, महाराष्ट्र में सभी की नजर बनी है। शरद पवार का कहना है कि अगर उनके भतीजे अजित पवार कभी घर वापसी की सोचेंगे तो इसका फैसला उनकी पार्टी करेगी। ये बयान बताता है कि वो फेक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। तो वहीं हरियाणा में इंडी गठबंधन टूट गया है और यूपी में सपा कांग्रेस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।